हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल नर्सिंग सॉल्यूशंस में। तो आज की वीडियो में हम कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर एग्जाम के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है वो है, हाउ मेनी डिजीजेस आर कवर्ड अंडर नेशनल वेक्टर बोर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम? एंड द ऑप्शंस आर 5, 6, 7, 8। इसमें जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, that is six diseases are covered under National Vector-Borne Disease Control Program, जिनमें हमारी मलेरिया, फ्लैरिसिस, काला अजहर, जैपनीज इंसेफेलाइटिस, डेंगू और चिकनगुनिया आता है। एंड जो नेशनल वेक्टर बोर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम है दैट वाज स्टार्टेड इन 2002। इससे पहले हर एक डिजीज का अपना अलग प्रोग्राम था, लेकिन फिर सभी जितनी हमारी वेक्टर बोर्न डिजीजेस थी उन सबको एक ही प्रोग्राम में मर्ज कर दिया था इन 2002, और जिसका नाम नेशनल वेक्टर बोर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम रखा था। एंड अगर हम बाकी प्रोग्राम्स की बात करते हैं तो इन 1953 नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टार्ट किया था, और इन 1958 इस कंट्रोल प्रोग्राम का जो नाम है वो चेंज करके इरेडिकेशन प्रोग्राम कर दिया था। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच ईयर नेशनल लेप्रेसी कंट्रोल प्रोग्राम वाज redesignated into elimination program? And the options are 1981, 1982, 1983 और 1986। इसमें जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, 1983। पहले गवर्नमेंट ने 1955 में नेशनल लेप्रेसी कंट्रोल प्रोग्राम स्टार्ट किया था टू कंट्रोल द लेप्रेसी, बट इन 1983 उसका जो नाम था वो ऐसा एलिमिनेशन प्रोग्राम रख दिया था। Now the next question is, National Tuberculosis Control Program has been in operation since, and the options are 1962, 1964, 1967 or 1968. And the correct answer is option number A, that is 1962. So the government of India adopted National Tuberculosis Control Program in 1962 to control the TB. And इसी का नाम जो है वो 1997 में रिनेम होकर रिवाइज नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम आ गया था, क्योंकि जो नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम है ड्यू टू सम फैक्टर्स जो था वो फेल हो गया था। तो उसकी वजह उसके बाद गवर्नमेंट ने कुछ जो स्ट्रेटजीज है वो चेंज की थी, डॉट्स थेरेपी अडॉप्ट की थी, और उसके बाद RNTCP प्रोग्राम जो था वो स्टार्ट किया था। एंड जब RNTCP प्रोग्राम स्टार्ट किया था तो ये फ्रेज्ड मैनर में हुआ था, लेकिन इन मार्च 2006 दिस प्रोग्राम वाज एक्सपेंडेड इन ऑल ओवर इंडिया। Now the next question is, 95-95-95 initiative is for tuberculosis, malaria, dengue और HIV AIDS। 95-95-95 जो हमारा इनिशिएटिव है वो इनमें से कौन सी डिजीज से रिलेटेड है? इसमें जो करेक्ट आंसर है दैट इज HIV AIDS। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 95-95-95? इसका मतलब है कि 90% ऑफ पीपल हु आर लिविंग विद HIV विल नो देयर स्टेटस। पहले 90 था, अभी इसको 95-95-95 कर दिया है। इसमें मतलब सेम ही है कि 95% जो लोग हैं जिनको HIV है उनको पता होना चाहिए कि वो HIV पॉजिटिव हैं। 95% जो लोग पॉजिटिव हैं उनको उनमें से 95% लोगों को एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी मिलनी चाहिए, और जिन लोगों को 95% ART मिल रही है उनमें वायरल सप्रेशन होना चाहिए। ठीक है, तो मतलब जो लोग HIV पॉजिटिव हैं 95% पीपल शुड नो देयर HIV स्टेटस। Those people who are HIV positive, 95% people should be on ART therapy. And those people who are on ART therapy, 95% of them show viral suppression. So this is the meaning of 95-95-95। जो हमारा पहले 90-90-90 था उसका भी सेम मीनिंग था, बट वो हमने 2020 तक अचीव करना था। Now the 95-95-95 initiative is to be achieved till 2030। तो अगर हम नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम की बात करते हैं तो इट वाज लॉन्च्ड इन द ईयर 1987। एंड इसमें अगर हम जब भी नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि इसके कुछ फेजेस थे, जैसे NACP 1, NACP 2, NACP 3 और NACP 4।
तो जो हमारा NACP 1 था वो 1992 से 1999 तक था। NACP 2 हमारा 1999 से 2006 तक था। NACP 3 हमारा 2007 से 2012 तक था। और NACP 4 2012 से 2017 तक था। एंड अभी रिसेंटली जो हमारा नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम है उसमें हमारा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड प्रोग्राम भी जो है वो मर्ज कर दिया है। सो अंडर द नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम देयर आर सुरक्षा क्लिनिक। सुरक्षा क्लिनिक आज फॉर द STI एंड RTI, जिसमें कि हम कलर कोडेड ट्रीटमेंट देते हैं अकॉर्डिंग टू द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ द पेशेंट। Now the next question is, Mission Indradhanush is an initiative for immunization, family planning, reproductive health or child health. So the correct answer is option number A, that is immunization. So अगर हम immunization की बात करते हैं, so in 1974 WHO started expanded program on immunization, and that same immunization program was adopted by Government of India in 1978. तो अगर क्वेश्चन आएगा कि इंडिया में इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम कब स्टार्ट हुआ, तो इट वाज स्टार्टेड इन 1978, एंड इन 1985 जो इसका नाम था वो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम रख दिया। क्योंकि EPI में क्या था कि हम डिजीजेस 6 डिजीजेस को प्रिवेंट करने के लिए वैक्सीन देते थे, बट दैट वाज नॉट कंपलसरी फॉर ऑल द चिल्ड्रन। सबके लिए कंपलसरी नहीं था, लेकिन अंडर द यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन यूनिवर्सली हमने सभी को ही इम्यूनाइज करना है, चाहे वो रिच है चाहे वो पुअर है। सो इसीलिए इसका जो नाम है वो हमने चेंज किया, और उसका जो ऑब्जेक्टिव था वो भी ब्रॉड हो गया। और इन 1992 इम्यूनाइजेशन है जो CSSM, दैट इज चाइल्ड सर्वाइवल एंड सेफ मदरहुड का पार्ट बन गया। एंड इसके बाद हमारा RCH 1 एंड RCH 2 आया, उसका पार्ट था। एंड ऑन 25 दिसंबर 2014 गवर्नमेंट स्टार्टेड मिशन इंद्रधनुष, जिसमें क्या था कि 90% ऑफ वैक्सीनेशन, इम्यूनाइजेशन एंड ऑफ अंडर 5 चिल्ड्रन, मेनली द चिल्ड्रन हु आर लेस देन 2 years, एंड एंटीनेटल मदर्स, इनका 2020 तक जो है वो इम्यूनाइज करना है, और 90% हमारा कवरेज होना चाहिए। लेकिन फिर गवर्नमेंट ने ऑन 8 अक्टूबर 2017 को इस मिशन का जो नाम है वो इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष रख दिया। इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष, इसके ऑब्जेक्टिव सेम थे कि मोर देन 90% बच्चों का इम्यूनाइजेशन करना है और एंटीनेटल मदर्स का इम्यूनाइजेशन करना है। बट जो टारगेट हमने 2020 तक अचीव करना था वो हमने 2018 तक अचीव करना था, दिसंबर। Now the next question is, the provision under Janani Sishu Suraksha Karyakram include all except, and the options are free diet to the mother for 3 days after cesarean delivery, nutritional rehabilitation center, free transport to the mother and baby to and from hospital, and free blood transfusion. So जो हमारा जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम है उनमें से कौन सा पॉइंट है जो इसके अंडर नहीं आता है? तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर A, दैट इज फ्री डाइट टू द मदर फॉर 3 days आफ्टर सिजेरियन डिलीवरी। क्योंकि आफ्टर सिजेरियन डिलीवरी 7 days जो है वो फ्री डाइट मदर को देते हैं, एंड 2 or 3 days इज फॉर द नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी। तो अगर हम हमारे GSS के प्रोग्राम की बात करते हैं तो इट वाज इम्प्लीमेंटेड ऑन 1 June 2012, एंड इसका जो मेन प्रोविजन क्या था इसमें, इट इज अ प्रोविजन फॉर बोथ मदर एंड प्रेग्नेंट women एंड सिक न्यू बॉर्न टिल 30 days आफ्टर बर्थ। तो आपको ये भी पूछा जा सकता है कि JSS के में हम कितने दिनों तक मदर को, जब बेबी को सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, तो दैट इज टिल 30 days। एंड इसमें हम क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं? फ्री एंड जीरो एक्सपेंस ट्रीटमेंट, free drugs and consumables, free diagnostics and diet, free provision of blood, free transportation from home to health institution, free transport between facilities in case of referral, drawback from institution to home, and exemption from all kind of user charges. In short, जो भी services है related to antenatal care, इंट्रानेटल पोस्टनेटल केयर, और अगर बेबी सिक है उस टाइम पे अगर मेडिसिन है, ब्लड है, डाइट है, डायग्नोस्टिक, ड्रग्स, एम्बुलेंस, ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट मदर को मिलेगा टिल 30 days। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज RMNCH+A stands for?
And the options are reproductive, maternal, newborn, child and adolescent health, reproductive, maternal, newborn, concern and adolescent health, rural, maternal, neonatal, childhood and adolescent health, raised, maternal, newborn, child and adolescent health. So जो हमारा RMNCH plus A है, that stands for option number A, that is reproductive, maternal, newborn, child and adolescent health. And this program was started in February 2013. एंड इसमें क्या है कि इसमें रिप्रोडक्टिव, मेटर्नल, न्यूबॉर्न, चाइल्ड एंड एडोलेसेंट हर तरीके की हमने सर्विस प्रोवाइड करनी है. सो इसमें मेटर्नल हेल्थ है, एक्सेस टू सेफ एबॉर्शन सर्विसेज, प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट ऑफ RTI एंड STI, न्यूबॉर्न एंड चाइल्ड हेल्थ है, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन है, चाइल्ड हेल्थ स्क्रीनिंग एंड अर्ली इंटरवेंशन सर्विसेज लाइक हमारा जो राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम है उसके अंडर, एडोलेसेंट हेल्थ है and family planning hai. Now the next question is in which year JSY was launched, and the options are 2000, 2002, 2003 or 2005. So जो हमारा JSY था, that is जननी सुरक्षा योजना, that was started in the year 2005. So option number D is the correct answer. And जो हमारा जननी सुरक्षा योजना है, it was launched on 12th April 2005 along with नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, NRHM के साथ स्टार्ट हुआ था. एंड इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, टू रिड्यूस द मेटर्नल एंड न्योनेटल मोर्टेलिटी बाय प्रमोटिंग इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज. इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज को प्रमोट करना था. एंड इसमें क्या था कि अकॉर्डिंग टू दिस द पैकेज विल बी गिवन टू द मदर. अगर मदर हॉस्पिटल में डिलीवरी कराती है तो उस टाइम पे जो मदर है उसको क्या है, इंसेंटिव्स मिलेंगे. ठीक है, हमारी इसमें लो परफॉर्मिंग स्टेट्स हैं, हाई परफॉर्मिंग स्टेट्स हैं. लो परफॉर्मिंग स्टेट्स वो थी जिनमें लेस देन 25% ऑफ जो डिलीवरीज थी वो इंस्टीट्यूट में होती थी, और हाई परफॉर्मिंग वो थी जिनमें मोर देन 25% ऑफ डिलीवरीज जो थी वो इंस्टीट्यूट में होती थी. एंड इनको रूरल एंड अर्बन एरियाज में डिवाइड किया था, और मदर को और आशा वर्कर को कुछ ना कुछ इंसेंटिव देते थे ताकि हम मदर को मोटिवेट कर सके फॉर द इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज. Now the next question is in which year Rashtriya Bal Swasthya Karyakram was launched, and the options are 2012, 2013, 2014 or 2015. So इसमें जो correct answer है that is option number B 2013. तो जो हमारा राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम है, it is a part of RMNCH plus A program that was started in 2013. and इसमें क्या था, it is a comprehensive approach जिसमें कि जो बच्चा बर्थ से लेके 18 ईयर्स तक हमने बच्चे को स्क्रीन करना है फॉर 4Ds. अगर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि 4Ds कौन सी प्रोग्राम से रिलेटेड है, तो वो 4Ds क्या है, डिफेक्टेड बर्थ, डिजीजेस, डेफिशिएंसीज एंड डेवलपमेंटल डिले इंक्लूडिंग डिसेबिलिटी. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन वाज PMSMA launched, and the options are in 2019, 2018, 2016 और 2015. तो जो हमारा प्रधानमंत्री मातृत्व सुरक्षा अभियान है वो कब स्टार्ट हुआ था? सो उसका जो ऑप्शन आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर C 2016. सो दैट इज प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान. तो इसमें क्या था कि एम टू प्रोवाइड एश्योर्ड कॉम्प्रिहेंसिव एंड क्वालिटी एंटीनेटल केयर टू ऑल प्रेग्नेंट विमेन इन देयर सेकेंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर ऑन देयर 9th of every month. मतलब कि मदर ने 4 एंटीनेटल विजिट तो मिनिमम करनी है. उसके साथ ही जो मदर सेकेंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर में है उनको महीने की हर 9 तारीख पे जाके दिखाना है, जहाँ पे कि उनको कॉम्प्रिहेंसिव सर्विसेज विल बी प्रोवाइडेड. सो दैट इज प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान. सो एग्जाम में पूछ सकते हैं कि कौन से ट्राइमेस्टर में हम केयर देते हैं, जब महीने की कौन सी डेट पे, जो कौन से फिक्स्ड डे पे हमने मदर को बुलाना है. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वीकली आयरन एंड फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन प्रोग्राम इज मेंट फॉर एडोलेसेंट गर्ल्स एंड लैक्टेटिंग मदर्स, एडोलेसेंट बॉयज, प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वुमेन, प्रेग्नेंट वुमेन और एडोलेसेंट बॉयज एंड गर्ल्स. सो जो हमारा विप्स प्रोग्राम है दैट इज वीकली आयरन एंड फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन, वो हमारा एडोलेसेंट बॉयज एंड गर्ल्स के लिए है. सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर. सो अगर हम विप्स की बात करते हैं तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, टू रिड्यूस द प्रिवलेंस एंड सिवियरिटी ऑफ न्यूट्रिशनल एनीमिया
इन एडोलेसेंट पॉपुलेशन दैट इज 10 to 19 ईयर्स। ऐसे भी पूछ सकते हैं कि विप्स प्रोग्राम जो है वो किस एज के लिए है। सो द एज इज 10 to 19 ईयर्स। School going adolescent girls and boys from 6th to 12th class and adolescent girls who are not in school। एंड इसमें इंटरवेंशंस क्या है, फिक्स्ड डे फिक्स्ड साइट पे हमने वीकली ब्लू IFA 100 mg एलिमेंटल आयरन एंड 500 माइक्रोग्राम फॉलिक एसिड देना है। डीवॉर्म करना है एवरी 6 मंथ। स्क्रीन एंड रेफरल न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एजुकेशन काउंसलिंग देनी है। फिक्स्ड डे और फिक्स्ड साइड का मतलब है कि हमने फॉर एग्जांपल अगर मंडे को बच्चे को आयरन की टैबलेट दी है तो सेकंड आयरन की टैबलेट जो है वो सेकंड अगले मंडे को मिलेगी, थर्ड उसके अगले मंडे को। एंड इसमें फिक्स्ड साइट है, लाइक जो बच्चे स्कूल जाते हैं उनको स्कूल्स में मिलती है, और जो गर्ल्स स्कूल्स नहीं जाती हैं उनको आंगनवाड़ी में मिलती है। Now, the next question is a congenital condition in which abdominal content protrude through the defect in the abdominal wall and is covered with sac is called as umbilical hernia, ophthalmosele, abdominal hernia or megacolon. So the correct answer is option number B, that is ophthalmosele, जिसमें कि हमारी due to the defect in the abdominal wall जो हमारे abdominal organs होते हैं वो protrude out होते हैं, लेकिन वो एक sac में बंद होते हैं। Now the next question is, which of the following symptoms suggests that the child has severe dehydration? And the options are irritable, restless, drink water eagerly, or the child is lethargic or unconscious। तो ऑलरेडी हमने ये पुरानी एक स्लाइड PPT में हमने डिस्कस किया था कि जिसमें था कि नो डिहाइड्रेशन, सम डिहाइड्रेशन एंड सिवियर डिहाइड्रेशन, जो कि हम IMNCI के अंडर पढ़ते हैं। सो इन केस ऑफ सिवियर डिहाइड्रेशन the child will be present with option number D, that is lethargic or unconscious, whereas irritable, restless and drinks water eagerly comes under some dehydration. Now the next question is, the three C's concerned to TEFR, and the options are TEF stands for transesophageal fistula, which is a congenital abnormality, cough cyanosis choking, cough coryza conjunctivitis, cough coryza choking, कफ साइनोसिस और कंजक्टिवाइटिस। सो TEF जो है, देयर विल बी द फिस्टुला बिटवीन द ट्रेकिया एंड द इसोफेगस। और जब हम बच्चे के माउथ में ओरो एनजी ट्यूब डालने की कोशिश करते हैं तो वो अंदर नहीं जाती है, 7 सेंटीमीटर के बाद वो अंदर नहीं जाएगी क्योंकि वहां पे फिस्टुला है, वहां पे ऑब्स्ट्रक्शन है। एंड इसमें जो है द चाइल्ड विल बी प्रेजेंट विद ऑप्शन नंबर ए, उसमें कफ होगा, साइनोसिस होगी एंड चोकिंग होगी। और जो न्यू बोर्न्स हैं जिनको ऑलरेडी TEF होता है तो उनका बहुत ज्यादा जो माउथ होता है उसमें बहुत ज्यादा फ्लोटिंग होती है। सो फ्लोटिंग जो है दैट इज वन ऑफ द मेन सिम्टम टू डायग्नोज द TEF। Now the next question is, which of these is a cyanotic heart disease? And the options are ventricular septal defect, patent ductus arteriosum, tetralogy of Fallot और arterial septal defect। So already we know कि हमारे पास दो congenital heart abnormalities होती हैं, one is cyanotic and other one is acyanotic। तो जो हमारी साइनोटिक हार्ट डिजीज होती है उसमें हमें साइनोसिस मिलेगी, मतलब जो बच्चा होगा वो ब्लूइश होगा। सो ड्यू टू द हाइपोक्सीमिया अगर हम बच्चे को ऑक्सीजन देंगे उसके बाद भी जो है जो बच्चे का ब्लूइश डिस्कलरेशन है या जो साइनोसिस है वो ठीक नहीं होती है। तो इसमें हमारी कौन सी डिजीज आती है, तो इसमें हमारी ऑप्शन नंबर सी, दैट इज टेट्रोलॉजी ऑफ फेलोट। ये हमारी ऑप्शन नंबर सी जो है वो साइनोटिक हार्ट डिजीज है। इसके अलावा ये जो बाकी की तीन रह गई ये हमारी एसाइनोटिक हार्ट डिजीज में आती है। Now the next question is, in X-ray, the heart of a child with tetralogy of Fallot appear cone-shaped, boot-shaped, pea-shaped और apple-shaped. So जब भी हम टेट्रोलॉजी ऑफ फेलोट वाले बच्चे का एक्सरे करेंगे तो उसमें जो हमारा बच्चे का हार्ट होगा दैट विल बी बूट शेप। सो बूट शेप जो है वो हमारा टेट्रोलॉजी ऑफ फेलोट को डिस्क्राइब करता है। Now the next question is, tetralogy of Fallot include all the following condition except, and the options are overriding aorta, pulmonary stenosis, patent ductus arteriosus और ventricular septal defect। So जो हमारा टेट्रालॉजी ऑफ फेलोट है इसमें हमारी चार कंडीशंस होती हैं, जिनमें से कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपको नहीं मिलेगा। ओवरराइडिंग अयोटा होगा,
पल्मोनिक स्टेनोसिस विल बी देयर, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट होगा, और इसी के साथ क्या होगा, राइट ventricular hypertrophy will be there. So option number C is not the part of tetralogy of Fallot. Now the next question is, a child who is suffering from cyanotic heart disease is more comfortable in, and the options are high followers position, knee chest position, prone position और supine position. So जो cyanotic heart disease वाले बच्चे होते हैं वो ज्यादातर comfortable knee chest position में होते हैं, जिसको हम squatting position भी बोलते हैं. So option number B is the right answer. Now the next question is, a newborn who has bilious vomiting, that is yellowish and greenish vomiting, suggests intestinal obstruction, megacolon, ophthalmocele or abdominal hernia. So the bilious vomiting or the yellowish greenish vomiting suggests intestinal obstruction. So option number A जो है वो क्या है, that is the correct answer. Now the next question is, Health Survey and Development Committee is also known as बोहर कमेटी, चड्डा कमेटी, श्रीवास्तव कमेटी और मुखर्जी कमेटी. So जो हमारी हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी है, that is also known as बोहर कमेटी. So option number A is the correct answer. Now the next question is, who is the chairman of Health Survey and Planning Committee? And the options are A.L. Mudaliar, option number B is A.K. Mukherjee, option number C is M.S. Chadda, and option number D is Joseph Bose. So जो हमारी हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमेटी है उसका जो चेयरमैन था, दैट वाज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज A.L. Mudaliar. बिकॉज जो हमारी बोहर कमेटी है उसको हम हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी बोलते हैं, जिनके चेयरमैन थे जोसेफ बोर्ड, एंड दैट वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन 1943. और जो हमारी हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमेटी है जिसको कि हम मुदालियर कमेटी बोलते हैं, उनके जो चेयरमैन थे दैट वाज A.L. Mudaliar. Now the next question is, Kartar Singh Committee is also known as Multi-Purpose Worker Committee, Health Survey and Development Committee, Health Survey and Planning Committee, Committee for Medical Education. So जो हमारी करतार सिंह कमेटी थी उसको हम, और क्या नाम था उसका, that was Multi-Purpose Worker Committee. So option number A is the correct answer. So आज की वीडियो में हमने इतने क्वेश्चन डिस्कस किए हैं. बाकी के जो क्वेश्चंस हैं रिलेटेड टू कमिटीज एंड नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स वो मैं कल की वीडियो में डिस्कस करूंगी. तो अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल. थैंक यू.